नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल यानी डीजियाना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आज आईपीएल के इस संस्करण में महत्वपूर्ण मुकाबला है क्योंकि अब गुजरात का सामना होने वाला है बेंगलुरु से। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक बहुत ज्यादा प्लेऑफ के लिए चारों टीमों का चयन होने वाली स्थिति नहीं बन पाई है। ये अपने आप में बहुत ही एक रोमांचक और रोचक अंक तालिका का एक खास मुआयना हमारे सामने अब तक प्रस्तुत हुआ है। और आज आरसीबी के मुकाबले के बाद काफी कुछ तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो सकती है। हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि आखिर आज के मुकाबले के बाद अंक तालिका का गणित क्या कहेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि गुजरात जैसी टीम नंबर 1 पर है, अगर वो ये मैच जीत जाती है तो उसे अगले चरण में कितना ज्यादा इसका फायदा होना है, क्योंकि एडवांटेज भी इसका मिलना ही है। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और उसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे हमारे एक और खास मेहमान संजय चौबे सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज के मैच की हम बात करें, हम अंक तालिका की बात करें, उससे पहले कल जो एक सुपर मुकाबला हमारे सामने हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। लखनऊ वर्सेस केकेआर 3 रन से, यानी बहुत ही एक कश्मकश भरा ये मुकाबला था और 3 रन से इस मुकाबले को जीतकर लखनऊ ने ऑफिशियल तौर पर, अधिकृत तौर पर प्लेऑफ में अपनी दावेदारी तय कर दी है। सर बिल्कुल ठीक बात है। बिजनेस एंड है इस टूर्नामेंट का और वाकई में ये बिजनेस दिखा रहा है कि पिछले 2 मैच अगर हम देखें तो मुंबई एक समय पर जीतती हुई 3 रन से हार जाना, और कल ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से रिंकू सिंह खेल रहे थे, लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए थे, 19 में से पहली 3 बॉलें स्टॉनिश की, 1 चौका 2 छक्के। कोई भी आदमी जिसको क्रिकेट नहीं भी सही में आती हो और क्रिकेट के वो मैच देख रहा हो कल, तो जिस तरह का विकेट था और जिस तरह से बल्लेबाज सेट होके मार रहे थे, सुनील नारायण और रिंकू सिंह ने लगभग 70 रन की पार्टनरशिप करी और बहुत ही कम बॉलों में। और जिस समय लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत लंबे मार्जिन से जीतेगी, पर लास्ट 3 बॉलें जब बची थी और 5 रन चाहिए थे सिर्फ, और रिंकू सिंह अपने बिल्कुल टॉप फॉर्म में थे, बहुत लंबे लंबे 6 मार रहे थे वो। और उस समय एक मैच बदल देने वाला कैच एविन लेविस ने जो वो सिंगल हैंडेड कैच दौड़ते हुए कवर्स में लिया, उससे पूरा मैच का रुख बदल दिया। कि वो उनके आउट होने के बाद में 2 बॉलों पे 5 रन चाहिए थे, अगली बॉल के ऊपर 2 रन लिए और फिर नेक्स्ट बॉल के ऊपर जो है चौथी पे विकेट हुआ, 5वीं के ऊपर 2 रन दिए और छठी पे फिर बोल्ड हो गए। तो मतलब कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि इस तरह का मैच हो सकता है। कल जब टॉस हुआ था और टॉस के बाद में इवन जो एनालिस्ट थे, जो कमेंटेटर्स थे और जो सीनियर क्रिकेटर्स थे, उन सब का ऐसा कहना था कि ये विकेट जो है बहुत ड्राई दिख रही है और इस विकेट के ऊपर 160 रन जो डिफेंडेबल होगा। और जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी और जब उन्होंने पावर प्ले में मेरे ख्याल से 38 या 39 रन बनाए थे बिना विकेट के, 6 ओवरों में 6 रन, 6.25 रन की एवरेज से वो बना रहे थे। 10 ओवरों में थोड़ा रन उन्होंने आगे बढ़ाया और 10 ओवर के बाद में क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल की जितनी भी तारीफ करी जाए कम है। क्विंटन डिकॉक ने 140 नॉट आउट रन बनाए और 70 बॉलों के ऊपर, जिनमें से 10 गगन भेदी छक्के थे और 10 चौके थे। इन दोनों को मिला दे तो 100 रन उन्होंने से सिर्फ बाउंड्री से बनाए और एकदम क्रिस्प और क्लियर हिटिंग कहना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इसमें भी केकेआर का एक बड़ा हाथ है कि उनका एक कैच थर्ड मैन के ऊपर जब उन्होंने मारा और उनका कैच एक छूट गया, उस समय मुश्किल से मेरे ख्याल से वो 12-15 रन के ऊपर खेल रहे थे। कि अगर आप इतने अच्छे बैट्समैन का जो इन फॉर्म हो, लखनऊ सुपर जायंट्स को अगर हम देखें तो उन्होंने अभी तक के टूर्नामेंट में सिर्फ 3 बैट्समैन के दम के ऊपर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। केएल राहुल, उन्होंने 200 किए और 5-6 50s करी हैं। क्विंटन डिकॉक ने अच्छा खेला है और उनके पीछे आके हुड्डा ने अच्छा खेला है, दीपक हुड्डा ने, इसके बिना। और अगर आप ये 3 टॉप बैट्समैन में से एक का कैच, वो कैच भी ऐसा था कि हाथ में भी आ गया और फिर उसके बाद क्योंकि डाइव किया था तो वो पुश होके बॉल जो है वो हाथ से निकल गई और उनको एक जीवन दान मिला और उनने इस जीवन दान को खुले तरीके से बुनाया। जिस तरीके की बैटिंग करी, 140 रन T20 में 3rd हाईएस्ट स्कोर था। और केएल राहुल ने बाद में कहा कि जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ कि इट वाज ए ट्रीट टू वॉच, कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड से मैं सेकंड फिडल पे था, मैं उनको सिर्फ मारते हुए दिख रहा था। और लास्ट के तो 2 ओवर 3 ओवर में बोले मेरे को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा था।
एक ओवर में 26 बने, अगले में 29 बने, तो 2 ओवरों में 45 रन लास्ट में बने। तो जो स्कोर दिख रहा था कि 180-90 पे अटक जाएगा, वो 210 पे गया। 210 रन बनाने के बाद में जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने बॉलिंग चालू करी और पावर प्ले में 2 विकेट ले लिए, तो लग रहा था कि केकेआर जो है बहुत लंबे मार्जिन से मैच हारने वाली है। फिर श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने 150 किया, 133 फॉर 3 थे। उस समय भी लग रहा था कि ये मैच बहुत कांटे का होने वाला है, परंतु लगातार 3 विकेट खो देना। और फिर उसके बाद में रिंकू सिंह और सुनील नारायण जब बैटिंग कर रहे थे, तो तब सबको लग रहा था कि लगभग 15-16 रन की एवरेज से आपको 6-7 ओवरों में बनाना है, जो पॉसिबल नहीं लग रहा है। परंतु जिस तरीके से विकेट खेल रहा था और जिस तरीके से बल्लेबाजी रिंकू सिंह ने करी, उन्होंने बताया कि उनमें कितना टैलेंट है। एक यंगस्टर जिसको मौका मिला है बीच में, और मौका मिलने के बाद में उसने दोनों हाथों से उस मौके को बुना दिया है। मुझे लगता नहीं है कि अब उसको केकेआर जो है बहुत दिनों तक सोच सकेगी कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए, उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट ले लिया जाए। वो फील्डर भी बहुत अच्छे हैं और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होने के कारण और बहुत एग्रेसिव हिटिंग करते हैं। उन्होंने सब मैचेस में ताबड़तोड़ रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट बहुत ऊंची है उनकी। ओवरऑल कल एक इस तरह का मैच था कि हम सब आईपीएल को या फटाफट क्रिकेट को या 2020 क्रिकेट को क्यों चाहते हैं कि स्क्रीन पे हमको कुछ दिखता है, हम सब लोग उसको बिलीव करने लगते हैं और उसके बाद में वो पर्दे से मंजर बदल जाता है और नेक्स्ट देखते हैं अगर कुछ एक ओवर के बाद में तो कहानी कुछ और नजर आती है। परसों के मैच में भी ऐसा है और कल के मैच में भी ऐसा हुआ। तो यही क्रिकेट है, इसी को हम चाहते हैं, इसी को पसंद करते हैं। और अब बिल्कुल कुछ मैचेस बचे हैं, करो या मरो के मैचेस हैं। जो कर जाएंगे वो निकल जाएंगे और जो मर जाएंगे वो टूर्नामेंट से बाहर निकलेंगे और अगले सीजन की तैयारी करेंगे। अगले सीजन की तैयारियों के बीच आज का भी मैच है, लेकिन कल के मैच की थोड़ी सी बात संजय सर से कर लेते हैं। सर, पैसा वसूल मुकाबला जिसको बोलते हैं वो हमने कल देखा। एक खिलाड़ी डिकॉक 140 रन, सर ये कोई छोटी पारी नहीं होती, बहुत तपस्या और समर्पण भरी पारी थी, ये यादगार रही। और उसके बाद बात की जाए तो केकेआर की तरफ से भी शानदार बल्लेबाजी हुई, यानी पूरे मुकाबले में 400 से ज्यादा रन बने। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। विकेट भी गिरे तो उसमें शानदार कैचेस हमको देखने को मिले। लेकिन सर कल एक बात और साफ हुई कि अगर आप कैच लेते हैं तो आप मैच जीतते हैं। हमने देखा वेंकटेश अय्यर का शानदार जो कैच था वो पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा था कि विकेट के पीछे डिकॉक ने उसे बनाया है। उसके बाद में लुइस का कैच इतना शानदार हमने देखा। और एक और चीज हमने देखी कि हार को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, भले मुकाबले हारे हो लेकिन रिंकू सिंह की बल्लेबाजी याद रखी जाएगी। डेफिनेटली, और तो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है। और सर ने भी ऐसा बोला कि कल का जो मैच था बिल्कुल नेल बाइटिंग जिसको बोलते हैं, वो वाला मैच था कि आप 3 रन चाहिए थे 5 बॉलों में, फिर नहीं बने। और वो केवल इसलिए नहीं बने कि वो जो ब्रिलियंट एक कैच पकड़ा गया उसके कारण नहीं बने। उसके पहले आप देखिए कि जो आपने अभी बताया कि क्विल्टन डिकॉक, अगर आप देखिए उनकी केकेआर की शुरुआत बहुत खराब थी। शुरुआत मतलब 0 पे पहला विकेट गिरा, वेंकटेश आउट हुए, एक ब्रिलियंट कैच पकड़ा, इसके बाद 2 विकेट जल्दी फटाफट गिर गए। फिर श्रेयस अय्यर और राणा उन्होंने नींव रखी और उसको जाके बाद में रिंकू सिंह आखिरी तक ले गए, पर वो मैच नहीं जिता पाए, वो बात अलग है। पर मैच बहुत शानदार हुआ। और जिसको मैं बोलूंगा कि मतलब इस तरह के मैच जो होते हैं वो आईपीएल को ऊपर बढ़ा लेके जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी जो फटाफट क्रिकेट होती है, वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल टूर्नामेंट कहलाता है। इसीलिए वो कि इतने अच्छे मैचेस, इतने शानदार, मतलब आपको कैच, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब देखने को मिल रही है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप बताइए। अभी भी आप जैसा बोल रहे थे कि 4 टीमों को अभी भी नहीं मालूम है कि प्लेऑफ में कौन जाएगा। 2 चली गई हैं अब और नहीं मालूम है, तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये अभी तक मालूम नहीं, जबकि टूर्नामेंट का एंड होने आ गया है। सबने 12-12, 13-13 मैचेस खेल लिए, सबके साथ एक आध मैच बचा हुआ सबका, एक आध 2 टीमों को छोड़ दे तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। और कल पर मैं एक बात और बोलूंगा कि जिस हिसाब से जो लखनऊ विदाउट लॉस, मतलब पूरे 20 ओवर दोनों ओपनरों ने खेला, मतलब कहीं ना कहीं केकेआर की हार में वो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपके एक भी बॉलर विकेट नहीं ले पाए। देखिए कैच छूटना, कैच पकड़ने तो क्रिकेट का पार्ट है, आपसे छूटेंगे भी और आप अच्छे कैच पकड़ोगे भी। कल जैसा सर ने बताया थर्ड मैन पे बहुत इजी कैच छोड़ा क्विल्टन डिकॉक का, और कल बहुत मुश्किल कैच लुइस ने पकड़ा आखिरी में और वो इसी कारण मैच जीते। तो ये तो क्रिकेट का पार्ट है। बट 20 ओवर पूरा खेलना, ओपनर को खेलना, मेरे ख्याल में आईपीएल की हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम है कि इतना लंबा, मतलब किसी कोई ओपनर ही आउट ही नहीं हुए, एक इनिंग में कोई आउट ही नहीं हुआ, तो ये बड़ी बात है। और जिस हिसाब से वो दोनों खेले, केएल राहुल और क्विल्टन डिकॉक, वाकई में जितनी तारीफ की जाए कम है। और जितना जो भी मैच हुआ, जितना भी मैच हुआ, बहुत शानदार मैच था। उस तरह के मैच आपको बहुत याद रहते हैं।
याद रहते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, याद रहते हैं इस तरह के मुकाबले और इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। और खासतौर पर कल जिस अंदाज में अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने, ये लंबे समय तक जहन में इन दोनों की पार्टनरशिप रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले की। गुजरात नंबर 1 टीम है, 20 अंक अब तक हासिल कर चुकी है। ये एक ऐसी टीम रही है जिसने सबसे पहले प्लेऑफ में अपनी दावेदारी तय की थी। आरसीबी, यहां पर कहीं ना कहीं आरसीबी थोड़ा सा परेशान होगी क्योंकि कई ऐसे मुकाबले उन्होंने जो इस सीजन में खेले वो जीते जा सकते थे, लेकिन ये टीम जीत नहीं सकी। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत से लेकर अब तक के सफर में किसी भी टीम को लेकर हम देखें तो जिसने भी अपने कॉम्बिनेशन को तय करने में थोड़ी लेट लतीफी की है, जो थोड़ा ज्यादा समय लिया है, क्योंकि इस बार काफी खिलाड़ी रिटेन हुए, इधर से उधर हुए हैं, तो जिसने जितना समय लिया है उसे अब उतनी ज्यादा सजा मिल रही है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जब आपके पास मौका होता है, आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो फिर लास्ट में जाकर आपको स्ट्रगल करना होता है। स्ट्रगल के साथ साथ आपको प्रेयर भी करनी होती है कि हे भगवान वो दूसरी टीम को हरा दे ताकि हम आगे पहुंच जाए। ऐसी स्थिति आरसीबी की है कि आरसीबी अभी एक तो उसके पास नेट रन रेट जो है वो माइनस में है। अभी जितनी भी 4-5 टीमों की हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, उनमें से मुझे लगता है अगर हम पॉइंट टेबल के ऊपर निगाह मारेंगे तो जो मुझे लग रहा है पहली 3 टीमें लगभग जो 1, 2, 3 पे वो फाइनल हो चुकी हैं। फाइनल क्यों हो चुकी हैं? देखिए, उसमें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो पहली टीम है लखनऊ सुपर जायंट जीटी गुजरात टाइटंस, वो 20 अंक ले चुकी है और उसका नेट रन रेट 0.391 पॉजिटिव है, प्लस है। लखनऊ सुपर जायंट जो है वो 18 पॉइंट ले चुकी है और उसकी भी नेट रन रेट पॉजिटिव है 0.251। राजस्थान रॉयल जो है वो 16 अंक पे है और उसकी भी नेट रन रेट पॉजिटिव है 0.304। तो ये 16 तक तो 3 ही हैं। अभी जो बाकी टीमें बची हैं उनमें से यहाँ तो 14 पे हैं या 16 पे और मैच बचा सिर्फ एक। इनमें से अगर कोई टीम अगर जीतेगी भी तो जीतने के बाद वो 14 से 16 पे जा सकती है, 16 के ऊपर नहीं जा पाएगी। तो 18, 20 और 16, क्योंकि नेट रन रेट जो है 0.34 जो पॉजिटिव है और बाकी इनमें से एक टीम बच रही है डीसी, जिसका नेट रन रेट जो है 14 पॉइंट के बाद में एक मैच खेलना बाकी है, 0.255 पॉजिटिव है। और आरसीबी जो है उनका नेट रन रेट -3.23 है और 14 है। तो अब मैच तो आपको जीतना ही जीतना है सबसे पहला, ताकि आप 16 पॉइंट पे चले जाएं और फिर उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करनी होगी बैठकर कि हे भगवान मुंबई को शक्ति देना ताकि वो दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे। देखिए, अगर डीसी जीत जाएगी तो आरसीबी का फाइनल प्लेऑफ्स में जाना इम्पॉसिबल है। अब इस ऐसे में 2 सिनेरियो बनते हैं। एक तो ये होता है कि हम पहले ध्यान इतना दें कि हमको मैच जीत के 2 अंक लाने ताकि हम 16 पे पहुंच जाएं। हमारी नेट रन रेट जो नेगेटिव हो, नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में उनको कम से कम 70-80 रन से उनको हराना होगा। 70-80 से हराएंगे तो जाकर वो पॉजिटिव में जाएंगे। और पॉजिटिव भी कितना, कम से कम आपको जाना होगा डीसी की जो है 255 है, 0.255 है और 0.255 तक जाकर आपको, क्योंकि राजस्थान रॉयल की ऑलरेडी 0.304 है, तो 255 से अप पॉइंट आपको करने होंगे, आपकी नेट रन रेट लानी होगी। वो लाने का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट खेलना है और आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मारना है। जो बॉल नहीं मारने वाली उसको भी मारने की कोशिश करेंगे तो रिस्क फैक्टर बहुत होगा, आप विकेट खोएंगे और ऐसा हो सकता है कि आप सर के बल गिरे वहां पर। और जो रन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बैटिंग पहले करेंगे तो आपको 210-20 रन बनाने होंगे और फिर कोशिश करना होगा कि आप लखनऊ सुपर जायंट्स को गुजरात टाइटंस को 120-130 रन पर रोक लें, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है। उसके बाद दूसरा सिनेरियो ये है कि आप पहले टॉस जीतें और बैटिंग कराएं गुजरात टाइटंस को। गुजरात टाइटंस को आप 150-160 पे रोकें और 150-160 जो वो आपको 11-12 ओवरों में बनाने होंगे। तो दोनों सिनेरियो बहुत डिफिकल्ट है, दोनों करने जाने में आपके लिए रिस्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थिंक टैंक का पहला प्लानिंग ये होना चाहिए कि हम 2 पॉइंट सबसे पहले लें ताकि 14 से 16 पे जाएं। उसके बाद में अगर लास्ट में हमको लग रहा है कि हम हमारा नेट रन रेट इंप्रूव कर सकते हैं तो लास्ट के 4-5 ओवरों के बारे में प्लानिंग किया जाए कि क्यों ना हम ताबड़तोड़ खेलते हुए उस जीतने की पोजीशन में से हम उसको नेट रन रेट को भी इंप्रूव कर लें और जीत जाएं। अन्यथा मुझे लगता है कि जो आरसीबी है उसके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क लग रहा है। मुंबई अगर हम पिछले मैच में भी देखेंगे तो उन्होंने, क्योंकि अब उनका प्लेऑफ में जाना तो पॉसिबल है ही नहीं है, तो उन्होंने पूरी चेंजेस करी हैं कि अपनी टीम में, स्क्वाड में जो प्लेयर नहीं खेले हैं, जिन को उनको आजमाना था या जिन को मैच प्रैक्टिस देना था उनको खिलाया गया।
तो अब मुंबई की टीम जो है वो दोयम दर्जे की टीम है जो खेल रही है। एक पहले दर्जे की टीम ने भी कोई रिमार्केबल परफॉर्मेंस नहीं दिया, परंतु फिर भी क्योंकि वो अच्छे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनसे उम्मीद की जा सकती है वो टर्न अराउंड करेंगे और वो मैच जीत जाएंगे। तो डीसी के लिए वो एक ईजियर मैच दिख रहा है कि दिल्ली कैपिटल अगला मैच जीतकर 16 पॉइंट पे आ ही जाएगी। अभी पहले 16 पे पहुंचे हैं और फिर किस तरीके से जो हमने पुराने पाप किए हुए हैं उनको धोएं, ताकि हमारा नेट रन रेट जो है डीसी से या उनसे ऊपर रहे और हम क्वालिफाई करके प्लेऑफ्स में जा पाए। वैसे यहाँ पर बात की जाए गुजरात की, तो न टीम के कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत है, न खिलाड़ियों के फॉर्म में कोई परेशानी दिखाई देती है। पूरी टीम वेल पैक्ड है और बेहतरीन प्रदर्शन करती आई है, लेकिन समस्या यहाँ उसी टीम के साथ है जो अंक तालिका में भी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, आरसीबी। सर, अब तो यहाँ पर जो सीनियर खिलाड़ी हैं, अब उन्हें अपनी जवाबदारी का निर्वहन बहुत ही शिद्दत के साथ करने की जरूरत है। फाफ की बात की जाए, विराट कोहली सबकी निगाहें रहेगी, क्योंकि आज बड़ा मुकाबला है, तो जाहिर सी बात है बड़े खिलाड़ियों पर ही नजर रहेगी। मैक्सवेल को चार्ज लेना पड़ेगा और दिनेश कार्तिक जो शुरुआती रंग में थे, अब उन्हें इस समय, क्योंकि अब ये आर या पार का मौका है, वापस से उसी फॉर्म में आना होगा। जैसा सर ने बताया रन रेट का, मुझे लगता है अभिषेक अगर इतनी खिचड़ी पकेगी तो बहुत मुश्किल काम है। सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप इतने सारे चीजें लेके क्रिकेट खेलना बहुत टफ हो जाता है कि हमको 220 रन बनाना है, हमको गुजरात को 100-125 के अंदर आउट करना है, या अगर हमको गुजरात की पहली बैटिंग आ गई तो उसको 140-50 पे आउट करना है और वो 10-11 ओवर। लेकिन सर इस खिचड़ी की जवाबदार भी यही है। हाँ, मैं वही बता रहा, आगे वही बोलने वाला था। तो आप इतने सारे लेने के बाद फिर इसके बाद मुंबई दिल्ली को हरा दे, मतलब आप ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें सपने में होता है ना, क्या आप एकदम झटके से उठ जाते हैं, अरे नहीं मैं तो सपना देख रहा था, वैसा वाला हो रहा है। जो सर ने बोला आखिरी में, मुझे लगता है कि आज जो मैच होगा, जो आरसीबी और गुजरात का होगा, जो सर ने बोला कि आपको पहले ये कोशिश करना चाहिए कि हम 2 पॉइंट लें, पहले आप 2 पॉइंट की कोशिश करें। अगर आप ये सब सोचने कैलकुलेशन लगाने बैठोगे ना, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ कि टीम हारी जाएगी, क्योंकि इतने कैलकुलेशन के साथ में आप नहीं खेल सकते हो, तो आप खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे कैलकुलेशन जो सर ने बताए कि भाई पहले दिल्ली को हराए मुंबई, हमारा फिर हम 10 ओवर में या 11 ओवर में रन बनाए, या हम 200-225 रन बनाए, उनको हम 100-125 के अंदर आउट करें, तो ये बहुत टफ काम है, इतना इजी नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर गुजरात पहले बैटिंग करती है और 160 रन बनाती है, फिर क्या होगा? फिर कैलकुलेशन, फिर वो जो 11 ओवर में बनाना होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। अब जो आपने पहले, जैसा पहले हमने बोला ना कि आपने जो पहले पाप किए हैं, अब आप कितने ही धो लो, बहुत मुश्किल है। हाँ, अब कोई अगर मान लो अफलातून आज कुछ ऐसा हो जाए जैसे कल हुआ था लखनऊ से की तर्ज पर, हाँ, तो फिर बात अलग है, फिर वो हम बोलेंगे कि हाँ क्रिकेट है, क्रिकेट में ऐसा होता है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे मुश्किल लग रहा है। आज मुझे लगता है कि सिंपल जाके जो क्रिकेट का होता है, नेचुरल अपना गेम जो है वो अपना गेम खेलना चाहिए, कि हम जाएं खेलें और हम मैच जीतने की कोशिश करें। लेकिन आरसीबी, सर ये बार बार ये सवाल हर संस्करण में आता है कि इतने सितारों से सजी रहने वाली टीम कभी फाइनल नहीं एक बार भी जीत पाई है, और इस सीजन में भी क्या इस टीम का ये सपना पूरा होगा, वो अभी भी संशय की स्थिति में दिखाई दे रहा है। सर नहीं, देखिए क्रिकेट में बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं कि हमने जैसे बोला कि हमारे क्रिकेटर थे चेतन चौहान, वो सुनील गावस्कर के ओपनिंग पार्टनर थे, वो कम से कम 5-6 बार जो है वो 90 और 100 के बीच में आउट हुए, वो अपने जीवन में 100 नहीं बना पाए, और जबकि वो बहुत सॉलिड ओपनर थे। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे ओपनर नहीं थे इसलिए वो 100 नहीं कर पाए, पर ये विडंबना रहती है, या वो पर्टिकुलर आंकड़ा जो मैजिकल फिगर होता है उसको अचीव करने में दिक्कत आती है। कोई ना कोई कारण ऑलवेज ऐसा रहा है, इतनी फ्लैम्बॉयंट टीम जिसमें इतने बड़े बड़े सितारे हों, दुनिया के जितने बड़े सितारे हैं सब आरसीबी में खेले हैं, पर अभी तक उस ट्रॉफी को, जो एक ड्रीम ट्रॉफी है और उनकी फ्रेंचाइजी, अभी तक उसके ऊपर हाथ नहीं डाल पाई है। इस बार भी अगर देखा जाए तो टीम बहुत अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली जो स्टार बैट्समैन है उसके स्टार गर्दिश में वो अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। परंतु जो बड़े प्लेयर होते हैं उनमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो ओकेजन मिलता है उनको, बड़े मैचेस मिलते हैं, वो बड़े मैचेस में बड़ा करते हैं। कल के मैच में अगर हम बात करें तो क्विंटन डिकॉक और जिस तरीके से केएल राहुल ने बैटिंग करी, केएल राहुल ने कल मैच के बाद में कहा कि हमने ये बात करी थी कि हमारे वो बैट्समैन जो 30 रन बनाते हैं, जो 35 रन बनाकर आउट होते हैं, उनका काम है वो जो 35 बना रहा है वो 70-80 बनाए। बोला ये हमारी डिस्कशन थी कि हम 3-4 बैट्समैन जो हैं हम सेट होते हैं 30-40 रन में आउट हो जाते हैं, हमारा 40 रन वाला बैट्समैन 80 रन करेगा तो हम मैच जीत जाएंगे। उन्होंने वही किया। इसी तरह से आपको ये सोचना होगा कि आपके जब एक बार आप सेट हो जाते हैं, क्रिकेट में हम ये मानते हैं कि आप जब
एज ए बैट्समैन पहले विकेट पे जाते हैं तो एक तो आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है, आईसाइट उस पर्टिकुलर लाइटिंग के हिसाब से एडजस्ट नहीं होती है, थोड़ा नर्वसपन होता है। आप जब 5, 7, 10 बॉल खेल लेते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, थोड़े रन बना लेते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि पेस कैसी है, बाउंस कैसी है, क्या बॉल बैट पे आ रही है कि नहीं आ रही है। जब आप ये सारे असेस करके 25-30 रन बना चुके हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप लंबा स्कोर ना करें। लीडिंग बैट्समैन, बड़े बैट्समैन जितने भी टीम में हैं, जिनके ऊपर टीम डिपेंडेंट होती है, उनका मेजर काम होता है रन बनाना। और जब आप 30-40 पे पहुंच चुके हैं तो उसको 70-80 करना बहुत इजी होता है। सिर्फ एक छोटी सी कंसंट्रेशन जो है उसमें लैप्स नहीं होना चाहिए कि आप कंसंट्रेट के साथ खेलिए और अपने उतने रन बना के जाइए। आपकी टीम के लिए एक अच्छा चैलेंजिंग टोटल आप पोस्ट करेंगे दूसरे के लिए और आप वो मैच जीत जाएंगे। जहाँ तक अगर हम इस पर्टिकुलर मैच की बात करेंगे तो आरसीबी के लिए तीनों बिग गन्स जो हैं, फॉफ डु प्लेसी, मैक्सवेल और विराट कोहली, इनको तो फायर करना ही होगा। उसके साथ साथ उनको उम्मीद करनी होगी कि जो जोस हेजलवुड जिन्होंने पिछले मैच में पंजाब के अगेंस्ट 4 ओवर में 64 रन खाए थे, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं, हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं। उनसे बॉलिंग उनको अच्छी करवानी पड़ेगी। उसके बाद में अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करेंगे तो गुजरात टाइटंस की टीम बहुत बढ़िया खेल रही है। वो चाहेंगे कि इस मैच को जीतकर और वो कॉन्फिडेंस के साथ, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाएं। परंतु उनके भी अगर देखें तो 1-2 चीज़ों की वो प्लेऑफ पे वो एक ऐसे हैं जो बिल्कुल क्वालिफाई कर चुके 20 पॉइंट पे। अभी कोई भी टीम 20 पॉइंट पे नहीं पहुंच सकती है, ना 20 पे पहुंच सकती है, ना 18 पे पहुंच सकती है। सिर्फ एक चैलेंज 16 वालों को बचा हुआ है और 16 भी नेट रन रेट ज़्यादा होने के कारण से, क्योंकि आरसीबी बहुत नेगेटिव में है, 5 ही टीमें कंटिंजेंट में है जो प्लेऑफ में जा सकती हैं। पंजाब का कोई चांस नहीं है जाने का, क्योंकि ऑलरेडी वो 12 पे, वो 14 पे आएंगे तो 14 पॉइंट का कोई मोल नहीं है इस वक्त कि वो किसी तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उसमें इनको एक काम और करना होगा गुजरात टाइटंस को कि जो यश दयाल हैं वो पिछले 5-6 मैचेस से खेले हैं, उन्होंने 6 विकेट भी लिए हैं, पर उनकी जो इकोनॉमी है 9.38 रही है। और अगर उनको प्रदीप सांगवान से वो रिप्लेस करना चाहें, क्योंकि प्रदीप सांगवान ने 3 विकेट लिए थे जब वो यश दयाल की एब्सेंस में खेले थे, और उसके बाद में उनकी इकोनॉमी भी जो 7.22 थी। तो शायद ये एक चेंज है जो वो करना चाहेंगे। और या फिर उसके बाद में एक ऑप्शन उनके पास ये भी है कि वो अपने प्रीमियम ऑलराउंडर जो हैं, लॉकी फर्ग्यूसन जो है, जिन्होंने उनके पहले सारे मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और जिताया, उसको एल्जारी जोसेफ की जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 चेंजेस मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस जो है अपनी कॉम्बिनेशन में करना चाहेंगे, ताकि उनके परफॉर्मेंस को असेस करें कि ये दोनों प्लेयर बेंच पे बैठे हुए हैं कुछ दिनों से, वापस आके परफॉर्म करें और प्लेऑफ्स में इन प्लेयर की उनको ज़रूरत पड़ेगी। परंतु आज वाला जो मैच है आरसीबी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात के लिए सिर्फ एक अच्छा मोमेंटम प्लेऑफ्स में ले जाना है, इसलिए जीतना जरूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और फर्स्ट पोजीशन पे। उनकी पोजीशन को फर्स्ट और सेकंड में आईपीएल में ये एडवांटेज है कि अगर आप पहला मैच हारते भी हैं तो आपको फिर से एक मौका मिलेगा खेलने के लिए, एक एडेड एडवांटेज है, आप 1 और 2 नंबर पोजीशन पे रहेंगे तो। और 1 और 2 नंबर पोजीशन की अगर आज हम बात करें तो हमें ऑलरेडी 2 टीमें मिल चुकी हैं, दोनों नए बच्चे हैं आईपीएल के, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। ये 1 और 2 में आ चुके हैं, तो फाइनल में से इनमें से एक टीम जाना तय है कि एक तो फाइनल खेलेगी, 2 में से एक बार होगा, एक खेलेंगे, और जो अब तीसरे और चौथे नंबर की टीम होगी उनमें से जो मैच जीत कर आएंगे उनके साथ में, और उनको फिर वो सेकंड प्लेऑफ में खेलना होगा कि वो सेकंड प्लेऑफ में अगर सेकंड जो भी टीम फर्स्ट और सेकंड में से हारती है वो जीती है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हमें इस बार का आईपीएल के 2 नए बच्चों को जो पहली बार इस आईपीएल में खेल रहे हैं उनके बीच होता हुआ दिखाई दे। तो ये अपने आप में खास बात रहेगी, क्योंकि गुजरात और लखनऊ के लिए ये पहला मौका था आईपीएल के संस्करण का। ये नई टीमें थी, लेकिन लगा नहीं इनके अनुभव के आधार पर कि ये नई टीमें, इनने कई पुरानी और वजनदार टीमों को जमीन दिखाने में कामयाबी हासिल की है। वैसे सर, गुजरात की बात की जाए, सिर्फ यदि बीच में कुछ एक टॉस के माध्यम से प्रयोग को छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरी कमी इस टीम में दिखाई देती है जिसका फायदा आरसीबी को आज उठाने को मिल सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में हम पहले भी शो में बात कर चुके हैं अभिषेक की गुजरात की जो टीम है उसमें 1 प्लेयर 2 प्लेयर पर डिपेंड नहीं है। वो उसकी जो 4 या 5 प्लेयर ऐसे हैं कि जो मैच जिताने वाले हैं, उन्होंने मैच जीता है। मिलर, तेवतिया, मिलर है, तेवतिया है, राशिद है, हार्दिक पांड्या खुद है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये खेलेगा तो हम जीतेंगे, या ये बॉल डालेगा तो हम जीतेंगे, अदरवाइज नहीं जीतेंगे। तो वो सबसे अच्छी क्वालिटी है।
कि वो उस टीम के अंदर ऐसा है कि हम 4 या 5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल उन्होंने मैच जीता है, और उन्होंने ऐसा नहीं करा कि हम अब केवल बोल रहे हैं या बता रहे हैं कि साहब जैसे विराट हारे हुए मैच जीता है। हाँ, इस टीम में अच्छे जीता है, तो वो टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा है, सारे 12-13 मैच वो खेल चुके हैं, 20 पॉइंट उनके पास में है, मतलब जिसको बोलते हैं कि टॉप की टीम है वो, दूसरी टीम लखनऊ है, मतलब ये मतलब इसको आश्चर्य बोला जाएगा कि जो गुजरात की एक टीम है और लखनऊ की एक टीम है, दोनों 1-2 पे है, मतलब एक हमें जिसको बोलते हैं शाह जी की टीम है और एक योगी जी की टीम है और दोनों 1-2 पे है, तो अच्छी बात है। और जैसा सर ने बताया कि हो सकता है इनके बीच में फाइनल हो, तो देखना दिलचस्प होगा कि इनके बीच में फाइनल होता है कि नहीं होता है। और जहाँ तक आरसीबी का सवाल है, मुझे लगता है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ और फिर बोलूंगा, कि केवल मैच जीतने के लिए अगर आप मैच जीतेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट ईयर वापस से लेकिन सर अभी सर भगवंत मान के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं, अभी अशोक गहलोत के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं, अगर उस हिसाब से देखे तो भी रास्ते हम हमेशा कितना डीपली नहीं जाए देखिए बात ही मैंने बोल दी है तो कुल मिलाकर लखनऊ जी सर। अभिषेक, एक चीज और, जिस तरीके से तुमने दिनेश कार्तिक की बात करी थी, तो दिनेश कार्तिक को अगर हम देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब कोई प्लेयर अच्छी फॉर्म में चल रहा होता है तो उसकी खराब फॉर्म भी आती है, और सेकेंडली क्या होता है कि जो एक प्लेयर एक स्पेसिफिकली कुछ प्लेयरों की कुछ चुनिंदा दिलपसंद शॉट्स होती हैं जो वो खेलते हैं, और अगर हम मोस्टली दिनेश कार्तिक को देखेंगे तो उन्होंने जितने रन बनाए वो मोस्टली ऑन साइड के ऊपर बनाए, चौका छक्का जितने भी हैं, मिड ऑन, मिड विकेट, डीप फाइन लाइन, क्या स्क्वायर लाइन, ये 4 के ऊपर उन्होंने ज्यादा रन बनाए। और अगर अभी आप देखेंगे लास्ट 3 मैचेस से, तो उनको कोई भी टीम जो है वो विकेट के ऊपर या लेग साइड के ऊपर बॉल ही नहीं कर रहा, उनको वाइड बॉल डाल रहे हैं ऑफ के बाहर, ऑफ से बाहर आपको वो उस स्ट्रेंथ से शॉट मारना, क्योंकि आपको पसंद है। देखिए मोस्टली प्लेयर्स जो होते हैं उनका या तो ऑफ साइड अच्छा होता है या उनका लेग साइड अच्छा होता है, वो प्रेफर करते हैं कि उनको कैसी बॉल मिलेगी तो उनको ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि एज ए बैट्समैन जब आप छोटे होते से बड़े होते हैं, आपकी कुछ चीजें आप इनहेरिट कर लेते हैं कि मैं ऑन साइड में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं ऑन साइड पे खेलूंगा, या कोई एक बैट्समैन है उनको लगता है कि वो ऑफ साइड में बहुत ही क्लासिकल है, वो ऑफ साइड ही खेलेंगे, बट उनका जो ऑन साइड है वो स्लाइटली वीक होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंटेंसिटी से वो ऑन साइड के मैचेस को बॉल को खेलते हैं, उतने हार्ड हिटिंग उनको हमने ऑफ साइड के ऊपर मारते हुए नहीं देखा है। और यही 3-4 लास्ट 3 मैचेस में 4 मैचेस में दिनेश कार्तिक के फेल होने का मेन रीजन है कि अपोजिशन जो भी है, जो भी टीम है, उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है कि इसको अगर इस जोन में हम ऑफ स्टंप के बार बार बॉल डालेंगे तो ये वहां नहीं मार पाएगा, मारेगा या तो 1 रन आएगा या 2 आएंगे, या अगर बहुत अच्छा शॉट लग जाएगा तो 4 आएगा, छक्का तो नहीं आएगा। तो हर प्लेयर को कहीं ना कहीं जो सामने वाली टीम होती है, उनके पास में अब टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी आ चुकी है, वीडियो एनालिस्ट रहते हैं और एक एक बॉल का हिसाब उनके पास रहता है। इस बल्लेबाज ने इतनी गेंद खेली, किस गेंद के ऊपर कैसा शॉट मारा और किस गेंद के ऊपर वो उसको शॉट मारने में प्रॉब्लम आ रही थी, बस उतने ही के ऊपर कोचेस जो है काम करते हैं कि बॉलर्स को बताया जाता है कि अगर ये फलाना बैट्समैन आया तो आपको सिर्फ इसी जोन में बॉल करना है, दूसरे में नहीं करना। अगर आप ऋषभ पंत को देखिएगा तो आप उसको सारे के सारे शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर ही खिला है। अब आप मारिए कैसे, मिड विकेट पे मारेंगे, लॉन्ग ऑफ पे आप मार सकते हो, उधर नहीं मारोगे तो आप कहीं ना कहीं फेल होते हो। जब बॉल उठती हुई आती है शॉर्ट ऑफ लेंथ से, आपको हमने कितनी बार देखा वो थर्ड मैन के ऊपर जाकर आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर बल्लेबाज की कोई शॉर्ट कमिंग होती है, कमजोरी होती है, और उस कमजोरी को भाप कर सामने वाली टीम वैसे ही खिलाती है। तो दिनेश कार्तिक भी अभी उसी कमजोरी में थोड़ा सा उलझे हुए हैं। अपडेट ये है कि हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता है और देखिए अब वो क्या लेते हैं। मुझे लगता है सर गेंदबाजी का फैसला कर सकती है ये टीम, आपको लगता है कि क्या? और बैटिंग का फैसला किया है यहाँ पर, एक बार फिर चौंकाया है और कहीं ना कहीं कल जिस तरह का मुकाबला खेला गया था वो उनके दिमाग में होगा कि एक उस तरह की शुरुआत यहाँ पर दी जाए। सर टॉस के बाद आपकी फेवरेट टीम? देखिए मैं तो फिर भी, क्योंकि आरसीबी जो है वो बहुत इनकंसिस्टेंट खेल रही है, ऑल्दो आज उनके लिए ओकेजन है और उनके पास टीम भी है और उसका रीजन भी है आज जीतने का, परंतु फिर भी जिस ब्रांड का क्रिकेट जो है गुजरात टाइटंस खेल रही है, मैं गुजरात टाइटंस के साथ जाना चाहूँगा। सर डेफिनेटली, क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनको फ्री सब मिल गया है। हाँ, वो फ्री माइंड क्रिकेट खेलेंगे वो। तो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए गुजरात टाइटंस के साथ, क्योंकि उनके दिमाग में, आरसीबी के दिमाग में
सारी बातें जो अभिषेक पहले सर ने बताई, आपने बताई, वो चल रही होंगी कि अगर ऐसा हो तो ऐसा और ऐसा हो तो ऐसा। और इसका भी प्रेशर है। हाँ, तो वो जो खिचड़ी आरसीबी की पक रही है वो पकने दो, बाकी ये तो मतलब मजे मजे में खेलेंगे आज, और जब आदमी फ्री क्रिकेट खेलता है तो और अच्छा। खिचड़ी का घी इनके पास ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ज्यादा फ्री खेलेंगे, तो मैं इसलिए आज गुजरात के साथ हूं। तो गुजरात वर्सेस बेंगलोर, बेंगलोर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मुकाबला। गुजरात इस मुकाबले को हालांकि हल्के में तो नहीं लेना चाहेगी। जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते आए हैं वो चाहेंगे कि खिताबी दावेदारी से अब जब चंद कदम दूर है ये टीम, तो कोई जोखिम न लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम अगर है तो वो बेंगलोर के सामने है। मैच भी जीतना है और उसके साथ साथ अपने रन रेट में भी सुधार करना है। यानी दोहरी चुनौतियां बेंगलोर के सामने है। क्या उनसे पार पा पाएगी ये टीम? क्योंकि सितारों के साथ तो बड़ी फेहरिस्त है इस टीम के पास में। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन दोनों टीमों में से और खास तौर पर बेंगलुरु के सामने की चुनौती से ये टीम किस तरह से पार पा सकती है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीएनआर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।